अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 6 का टॉपिक देखेंगे। चेंजिंग द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। फिजिकल कंडीशंस ऐसी होती है मुझे जिनको हम लोग मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कोई चीज़ आपने बाहर से ऐड कर दी जैसे कैटालिस्ट हो गया, तो फिजिकल वैसे मालूम कर उस चीज़ को बोलते हैं जिसको हम मालूम कर सकें। टेम्परेचर को भी मालूम कर सकते हैं, प्रेशर को भी। तो कहते हैं अगर आप ऐसी फिजिकल कंडीशंस को चेंज कर दें तो केमिकल रिएक्शन किस तरह से चेंज होगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में ना हमने एक टॉपिक पढ़ा था डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम हमने कहा था वो हालत होती है जहां पे अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में बदल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एग्जाम्पल दी हुई है उसने नाइट्रोजन हाइड्रोजन की। अगर ये रिएक्टेंट्स हमारे पास रिएक्टर के अमोनिया दे रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में जा रहे होंगे। या इसको इस तरह से भी कंसीडर किया जा सकता है कि अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूं उसके जरिए। फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ पानी था, आपने इसको टेम्परेचर देना शुरू किया तो स्टार्टिंग में क्या होता है, पानी जो है वो वेपराइज होना शुरू हो जाता है। वेपराइज होना शुरू हो जाएगा तो वेपर्स आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप उसको वेपराइज करते जाओगे तो मतलब पानी को हीट देते जाओगे, वेपर्स बढ़ते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वेपर्स जो है वो भी ठंडे होकर नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो वेपर्स बन रहे हैं लेकिन वेपर्स ठंडे होकर कंडेंस होकर वो लिक्विफाई दोबारा से हो रहे हैं। तो ये देखिए पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर्स के फॉर्म में ऊपर भी जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे भी आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पे आपके पास जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे होते हैं वेपर्स मतलब प्रोडक्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, उतने ही वेपर्स दोबारा आ रहे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं, कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ रहे होते हैं। तो वो हालत जहां पे जितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट हम वेपर्स की फॉर्म में ले रहे हैं, बुखारात की फॉर्म में ले रहे हैं, उतने ही अगर वो कंडेंस होकर ठंडे होकर लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब जितने हमारे पास रिएक्टेंट्स है प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में आना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम एक दफा स्टेबल हो जाए, सेट हो जाए, तो बच्चे वहां पे मजीद किसी किस्म की कंसंट्रेशन में कह लेंगे चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि चेंज नहीं क्यों नहीं आ रहा होता कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे होते हैं उतने प्रोडक्ट्स हमारे पास रिएक्टेंट्स में आ रहे होते हैं। तो हम कहते हैं उस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन होती है वो फिक्स हो जाती है, वो मजीद चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होती है कि जहाँ पे जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में आ रहे होंगे। तो अफेक्ट ओवरऑल चेंज कोई नहीं आ रहा होता, जो उस टाइम पे कंसंट्रेशन होती है वो फिक्स होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की दे रहा है कि ये दोनों रिएक्ट करके अमोनिया देंगे। स्टार्टिंग में तो ये अमोनिया दे रहे होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही हमारे पास अमोनिया आना शुरू हो जाता है एक टाइम ऐसा आता है कि जितने ये रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स देते हैं उतना ही अमोनिया डीकम्पोज होकर आपको हाइड्रोजन नाइट्रोजन देना शुरू हो जाता है। तो वो पॉइंट जहाँ पे जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स देंगे उतने प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स देना शुरू हो जाए हम कहते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम पे याद रखिएगा जो हमारे पास कंसंट्रेशन आ रही होती है फिर वो फिक्स हो जाती है, क्योंकि मजीद तो कोई तब्दीली आ ही नहीं रही होती। जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाएंगे प्रोडक्ट्स उतने ही रिएक्टेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक दफा डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए तो उसके बाद मजीद कोई तब्दीली नहीं आती, वो इन्फिनिट टाइम के लिए चलता रहता है अगर आप उसको डिस्टर्ब ना करो। मैंने जैसे ये बात की है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो ये अमोनिया बनाता रहेगा, अमोनिया डिकम्पोज होकर ये बनाते रहेंगे, ये दोनों मिलकर अमोनिया बनाते जाएंगे। तो वो एक इन्फिनिट टाइम, इन्फिनिट का मतलब होता है जिसको आप मालूम ही ना कर सको, बहुत लंबे अरसे तक ये काम चलता रहता है। आप इसको डिस्टर्ब नहीं करवाओगे तो ये तो काम चलता रहेगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया देता रहेगा, अमोनिया ये दोनों डिकम्पोज होकर देता रहेगा, मतलब डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन देता रहेगा। तो कहते हैं ये खुद ब खुद जो है इन्फिनिट टाइम तक चलता रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको खुद डिस्टर्ब करवाएंगे। अब इसको रोकने का या डिस्टर्ब करवाने के डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले तो वो ये कहता है कि आप क्या करें, ऐड कर दो या विड्रॉ करो वन और मोर ऑफ द रिएक्टेंट, कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें से किसी एक चीज को बढ़ा दो या फिर विड्रॉ कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें तो ये मेरे पास रिएक्शन हो रहा है इन दो के दरमियान। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक रिएक्टेंट को विड्रॉ कर देती हूँ, मतलब निकाल देती हूँ, मैं इसको बाहर ही निकाल देती हूँ, अब तो नाइट्रोजन के पास कोई बचे ही नहीं जिसके साथ वो रिएक्शन करेगा। तो हम कहते हैं ये खुद ब खुद रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर कहते हैं आप क्या करें, किसी एक की मिकदार बढ़ा दें। मैंने कहा था डायनामिक इक्विलिब्रियम वहां पे स्टेबल होता है, सेट हो जाता है जब एक दफा वहां पे सबकी कंसंट्रेशन फिक्स हो जाती है, वो तब्दील नहीं होती। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं नाइट्रोजन के 5 मोल कर देती हूँ तो मेरे पास मैंने क्या कर दी, कंसंट्रेशन मैंने तब्दील कर दी, मैंने मिकदार चेंज कर दी। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम तो मैंने डिस्टर्ब कर दिया दोबारा से, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम मैंने कहा था वो स्टेट होती है जहां पे मजीद
मिकदार में, कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी इसकी कि एक दफ़ा जब लिक्विड हमारे पास वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और वेपर्स उतने ही वेपर्स लिक्विड में आ रहे होते हैं तो मजीद उसकी कंसंट्रेशन में तब्दीली नहीं आ रही होती, वो फिक्स हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि जितने कन्वर्ट हो रहे होते हैं वेपर्स में वो कंडेंस होकर हमारे पास लिक्विड में आ रहे होते हैं। तो लेकिन अगर मैं किसी तरह से किसी एक रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ा दूंगी तो कंसंट्रेशन तो मैंने चेंज कर दी, और कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कहते हैं या फिर इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है कि आप क्या करो, जो आपने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को या निकालो, विड्रॉ का मतलब होता है बाय निकालो, या फिर ऐड कर दो। इसकी एग्जांपल मैंने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। फॉर एग्जाम्पल ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जब आप इसको गर्म करते हो तो ये क्या करना शुरू हो जाता है, ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है और कैल्शियम ऑक्साइड देता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर दोबारा से आपको रिएक्टेंट देना शुरू हो जाते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो कहते हैं अगर आप इन दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट को बाहर निकाल दो तब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो इसका हमने सोल्यूशन ये देखा था कि आप क्या करें, इस रिएक्शन को बंद कंटेनर में ना करवाओ बल्कि किसी ओपन में करवा दो। ओपन में करवाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी तो कैल्शियम ऑक्साइड के पास कोई बचेगा नहीं जिसके साथ वो रिएक्शन कर सकता है। तो आपने वहां पे प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया। और दूसरा ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है तो वहां पे जितने रिएक्टेंट्स की मिकदार होती है उतनी ही प्रोडक्ट्स की मिकदार फिक्स हो जाती है। जैसे ये देखिए, ये पानी का मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक डाउन होकर आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे रहा है। तो कहते हैं अगर मैं बाहर से कोई प्रोडक्ट डाल दूं, जैसे ऑक्सीजन में बढ़ा दूंगी तो मुझे उसकी फिक्स हुई होगी अमाउंट, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगी। जितने प्रोडक्ट्स मैंने कहा है, इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स हो जाती है। लेकिन अगर मैं बाहर से कोई ऐड कर दूंगी तो वो फिक्स तो नहीं होगी, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर ऑक्सीजन मजीद हाइड्रोजन के साथ मिलकर दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल्स देना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप विड्रॉ करेंगे या ऐड करेंगे तब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं आप टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तब भी होगा, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तभी आप उसको डिस्टर्ब करवा सकते हैं। या फिर अगर आप उसका प्रेशर चेंज कर देंगे या बाहर से कोई कैटलिस्ट ऐड कर देंगे। कैटलिस्ट का मतलब है कोई ऐसी चीज जो रिएक्शन को तेज या तेज करती है। यूजुअली हम कह रहे हैं कि आप जल्दी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। कहते हैं आप अगर इन तीन चीजों को भी कम ज्यादा करते हो तब भी रिएक्शन को चेंज डिस्टर्ब करवा सकते हो। तो इनको मजीद डिटेल में भी देखेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करें तो किस तरह से चेंज आ सकते हैं, किस तरह से डिस्टर्ब करवा सकते हैं। अगर आप कैटलिस्ट ऐड करें तो किस तरह से रिएक्शन चेंज होगा, और प्रेशर को ऐड करें तो किस तरह से होगा। तो इन शॉर्ट ये 5 वो पैरामीटर्स हैं जिनको अगर मैं चेंज करवा दूं, मतलब रिएक्टेंट्स को किसी को निकाल लूँ या डाल दूँ, या प्रोडक्ट्स को एक बाहर निकाल लूँ, या फिर कोई टेम्परेचर चेंज कर दूँ, प्रेशर चेंज कर दूँ, या कैटलिस्ट डाल दूँ, तो आप उसकी इक्विलिब्रियम हालत को बदल सकते हो, मतलब रिएक्शन को डिस्टर्ब करवा सकते हो। कहते हैं यही बात जो मैंने अभी यहाँ पे की है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया दे रहे हैं। कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम के हालत पे क्या होता है, बेसिकली वहां पे आपके पास सारे जितने पार्टिसिपेटिंग केमिकल्स होते हैं ना, चाहे वो रिएक्टेंट्स हैं या चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं, सबकी कांस्टेंट हो गई होती है, मतलब वो फिक्स हो गई होती है। क्यों? क्योंकि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स दे रहे होते हैं, तो वहां पे चेंज नहीं आ रहा होता। तो हम कहते हैं वहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारे पास क्या हो गई होती है, फिक्स हो गई होती है। तो कहते हैं अगर उस पॉइंट पे अगर मैं नाइट्रोजन मजीद डाल दूंगी तो कंसंट्रेशन तो तब्दील नहीं हो जाएगी रिएक्टेंट्स की, वो तो बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होगा, ये रिएक्शन जो है जो मैं नाइट्रोजन डालूंगी वो ज्यादा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया ज्यादा देना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि फिक्स हो गई होती है इक्विलिब्रियम पे। लेकिन अगर आप किसी रिएक्टेंट को जमा कर दो, ऐड कर दो, जैसे नाइट्रोजन है उसको मैं ज्यादा अमाउंट में मिक्सचर में डाल दूंगी तो इसकी कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगी। तो रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम पे ना रहा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे मैंने ये कहा कि इक्विलिब्रियम पे सबकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई थी, वो चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन अगर आपने नाइट्रोजन को बाहर से डाल दिया तो कंसंट्रेशन तो ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो कहते हैं उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो क्या करेगी, इक्विलिब्रियम को दोबारा से ऑब्टेन करने के लिए दोबारा नाइट्रोजन जो आपने डाली होगी वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन के साथ, और आपको अमोनिया देना शुरू हो जाएगी। और कुछ टाइम लगेगा उसको दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन करने में, कि जब इसकी जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो मजीद चेंज नहीं होगी, वो फिक्स हो जाएगी और प्रोडक्ट्स की भी फिक्स हो जाएगी। मतलब वहां पे दोनों की कंसंट्रेशन दोबारा से कांस्टेंट हो जाएगी, दोबारा से चेंज नहीं आएगा। मतलब फिर वहाँ वो हालत दोबारा आ जाएगी कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में जा रहे होंगे। तो आपको वो यहाँ पे यही बात कर है कि जो न्यू कंसंट्रेशन आप ऐड करोगे
उसकी वजह से एक तो ये होगा कि आपके पास उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और दूसरी बात कि जब आप नया इक्विलिब्रियम बनाओगे तो उसमें जो कंसंट्रेशन होगी वो पहले की कंसंट्रेशन की निस्बत डिफरेंट होगी। फिक्स तो वो भी दोबारा से हो जाएंगी, लेकिन पहले की निस्बत डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि पहले मिकदार इनकी और थी। इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ कि जहां पे जितने हमारे पास जो भी स्पीशीज थी सबकी वैल्यू फिक्स हो गई, क्योंकि मजीद चेंज नहीं आ रहा था। जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे थे उतने ही प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में जा रहे थे, लेकिन अगर आप बाहर से नाइट्रोजन ऐड कर दो तो आपने तो उसकी मिकदार जो कंसंट्रेशन है वो चेंज कर दी। तो उसको दोबारा से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनिया देगा, तो कहते हैं हमारे पास वो दोबारा से डिस्टर्ब होगा। फिर वो रिएक्शन चलेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, अमोनिया बनाता जाएगा। एक टाइम पे आएगा कि अमोनिया दोबारा ब्रेक डाउन होकर इन दोनों को कन्वर्ट करवाना शुरू हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन देना शुरू हो जाएगा। और एक हालत ऐसी आएगी कि जहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जितने अमोनिया दे रहे होंगे उतने अमोनिया ये दो दे रहे होंगे, तो वहां पे कंसंट्रेशन दोबारा से कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ये जो कंसंट्रेशन होगी ये पहले की निस्बत क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। कहते हैं आप ये भी काम कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं, प्रोडक्ट को विड्रॉ करते जाएं, कि ये जो रिएक्शन है इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको बाहर निकालते जाएं। प्रोडक्ट तो बाहर निकालते जाएंगे तब भी फिर प्रोडक्ट नहीं होगा जो बाकी पीछे से रिएक्टेंट दोबारा दे सके, तो आपके पास वो रिएक्शन दोबारा से हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो या तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, अमोनिया को विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दे रहे होंगे प्रोडक्ट उतने रिएक्टेंट्स से नहीं देगा। तो रीस्टोर करने के लिए फिर क्या होगा, दोबारा से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अमोनिया काफी देर तक इकट्ठा होगा, बाद में अमोनिया हमारे पास रिएक्टेंट्स के फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, वो भी हमारे पास इसको डिस्टर्ब करवाएगा। इसमें बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट की दी थी, विद एग्जांपल कि अगर आप उसको बाहर निकाल देते हो, जैसे ये वाली मैंने एग्जांपल दी थी, लेकिन अगर आप इसके फ्लास्क का मुंह ओपन कर देते हो, मतलब ओपन बर्तन लेते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक भी हमारे पास प्रोडक्ट विड्रॉ हो जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है, तब भी ये डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ पे अमोनिया की बात कर रहे हैं कि हमने ये कहा था कि इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तादाद जो है वो कंसंट्रेशन फिक्स हो जाती है। अगर अमोनिया बाहर निकालोगे तो मिकदार कम हो जाएगी, तो मतलब ज्यादा नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिएक्ट करके फिर अमोनिया देनी पड़ेगी, तो वो दोबारा से एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद जो इक्विलिब्रियम है वो दोबारा सेटअप हो जाएगी, लेकिन वही बात की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। आगे कहते हैं ये बेसिकली जो पहले दो पॉइंट्स हैं ये उनको डिटेल में बता रहे हैं कि अगर आप रिएक्टेंट को बाहर निकाल लें, ये जमा कर ऐड कर दें तो क्या इफेक्ट होगा, और अगर प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल लें ऐड कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। आगे कहते हैं अगर टेम्परेचर को चेंज कर दें तो स्टेट इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है, अमोनिया हमारे पास आ रहा है, लेकिन साथ में ना हीट एनर्जी कुछ निकल भी रही होती है, यहाँ से खारिज हो रही होती है। जब भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो हीट एनर्जी निकलती है, इसलिए पीछे इसको नेगेटिव साइन के साथ शो किया हुआ है। नेगेटिव साइन का मतलब है जो हमारे पास हीट एनर्जी है उसको रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है। अच्छा, हीट एनर्जी जो बाहर निकल रही होती है उसको इंथैल्पी भी बोलते हैं, उसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहते हैं जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, तो अगर अमोनिया ब्रेक करना होगा तो इसका मतलब है इतनी ही एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। अगर ये दोनों मिलेंगे तो एनर्जी बाहर निकलेगी, अमोनिया ब्रेक होगा तो ये एनर्जी देनी पड़ेगी। कहते हैं इसका टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट क्या होगा। कहते हैं सपोज करें अगर आपके पास रिएक्शन हो रहा है, आप उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दें। आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जाहिर सी बात है रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होगा, आपके पास अमोनिया को एनर्जी मिल रही होगी। टेम्परेचर बढ़ा दोगे मतलब अमोनिया को एनर्जी मिल रही होगी, अमोनिया डीकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देना शुरू हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये बात की है कि अगर ये नॉर्मल रिएक्शन हो रहा होता है तो एनर्जी वहां से निकल रही होती है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मतलब एनर्जी दोगे, और एनर्जी दोगे इसका मतलब है वहां पे एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, अमोनिया ब्रेक होके आपको नाइट्रोजन हाइड्रोजन देना शुरू कर देगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर सिस्टम की एनर्जी कम होगी, मतलब सिस्टम को नहीं दी जा रही होगी, इसका मतलब है वहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर एनर्जी खारिज करवा रहे होंगे, बाहर निकल रही होगी, आप नहीं दे रहे। तो हम कहते हैं वो किस डायरेक्शन में फिर जाएगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है आप एनर्जी दे रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो मतलब वो एंडोथर्मिक होगा, वो अमोनिया अब्सॉर्ब करेगा और नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर सिस्टम का बहुत कम है, इसका मतलब है टेम्परेचर को एनर्जी दी नहीं जा रही, लेकिन हाँ टेम्परेचर वहां से एनर्जी निकल जरूर सकती है, तो वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके आपको अमोनिया दे रहे होंगे।
आगे हमारे पास कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर है कि अगर आप सिस्टम के ऊपर प्रेशर बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट आएगा। कहते हैं चेंज ऑफ प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब करता है इक्विलिब्रियम को सिर्फ उस हालत में जहां पे जो रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल से डिफरेंट होंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा होगा जहां पे रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के मोल्स ऑफ डिफरेंस से डिफरेंट होंगे तो वहां पे प्रेशर का इफेक्ट आता है, वरना नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई एक रिएक्शन है जिसमें मोल्स है रिएक्टेंट्स के ओवरऑल 4 मोल्स है, एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 आपको अमोनिया दे रहे हैं। अब रिएक्टेंट्स के मोल्स ज्यादा हैं प्रोडक्ट्स के मोल्स की निस्बत, तो इस केस में अगर मैं रिएक्शन करवाती हूँ तो मेरे पास प्रेशर का इफेक्ट आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक नाइट्रोजन का होता है एक हाइड्रोजन का होता है और 2 अमोनिया के बन रहे होते तो टोटल 2 रिएक्टेंट्स के होने थे 1+1 और 2 प्रोडक्ट्स के होने थे। उस केस में अगर मैं रिएक्शन का प्रेशर चेंज करवाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेशर का इफेक्ट हमेशा कब आता है, जब नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिफरेंट हो रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के। यहाँ पे रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के 2 हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट आएगा। अब वो कहते हैं प्रेशर का इफेक्ट आएगा किस तरह से। कहते हैं यहाँ पे हमें पता है कि 4 मोल्स जो है रिएक्टेंट्स के वो 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से प्रोड्यूस करवा रहे हैं। कहते हैं इस केस में अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो हमारे पास क्या होगा, ये जो रिएक्शन है उस तरफ मूव करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। मतलब अगर मैं इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ा देती हूँ तो क्या होगा, ज्यादा नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करना शुरू हो जाएंगे और आपको वो ज्यादा अमोनिया देंगे। मतलब हमेशा रिएक्शन प्रोसीड करेगा हाई मोल से लो मोल्स की तरफ, तो हम कहते हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। प्रेशर का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये किसी एक कंटेनर में रिएक्शन हो रहा था, डिफरेंट रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स है, रेड वाले डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ग्रीन वाले ब्लू वाले डिफरेंट है। आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो बच्चे ये मॉलिक्यूल्स आपस में पास हो गए तो वो जल्दी रिएक्शन करेंगे, वो जल्दी रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट देना शुरू कर देंगे। तो हम कहते हैं वो हाई मोल से जितने ज्यादा मोल्स आपस में एक दूसरे के पास आ जाएंगे, ज्यादा मोल्स होंगे तो वो उतनी जल्दी आपको प्रोडक्ट देना शुरू कर देंगे। तो हम कहते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा, मतलब आपके पास अमोनिया बनना शुरू हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने से हमेशा रिएक्शन हाई मोल्स से लो मोल्स की तरफ चल रहा होता है। आगे कहते हैं आपके पास इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट क्या आएगा। कैटालिस्ट हमेशा याद रखिएगा ऐसी चीज होती है जो किसी भी रिएक्शन में डाल दी जाए तो वो रिएक्शन को सिर्फ तेज करवा रही होती है, रेट्स तेज करवा रही होती है। फटाफट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं और ये खुद ब खुद यूज अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर रही होती, मतलब ये कंज्यूम नहीं होता। जिस तरह से आप कैटालिस्ट डालते हो लास्ट में हमें कैटालिस्ट वैसे का वैसे ही मिल रहा होता है। तो कहते हैं एट द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम हमें पता है कि जो रेट होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के वो बैकवर्ड डायरेक्शन के इक्वल होते हैं, लेकिन अगर कैटालिस्ट आप डाल दोगे तो वो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या करेगा, जल्दी जल्दी बैकवर्ड डायरेक्शन के इक्वल कर देगा, तो उसको कम टाइम लगेगा इक्विलिब्रियम अटेन करने में। ठीक है, वो जल्दी जल्दी हो रहा होगा तो वो फटाफट क्या करेगा, जितना उसका रिएक्शन का होगा ना मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे होंगे, बड़ी जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, वो कम टाइम डिक्रीज करवा देगा टाइम को जितने टाइम में वो उसने इक्विलिब्रियम अटेन किया होगा। तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो कंप्लीट आ रहा है आपके पास। ठीक है, कि आपके पास किस तरह से फिजिकल कंडीशन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करवा रही है। इसके अलावा अलग-अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट क्या होता है। एक्सरसाइज में देखते हैं इससे रिलेटेड। अच्छा, एक्सरसाइज को देखने से पहले ना ये एक साथ में एक छोटी सी एक्सरसाइज है। कहते हैं हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम के ऊपर, कि जिसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटा का मतलब है 5 क्लोरीन जो है वो अटैच है फास्फोरस के साथ। कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है वो डिकम्पोज होके आपके पास एक तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड दे रहा है और साथ में क्लोरीन गैस दे रहा है। कहते हैं इस रिएक्शन के मुताबिक हमें पता है 1 मोल आपने रिएक्टेंट का लिया, वो टूट के अब 2 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, 1 मोल इस प्रोडक्ट का 1 मोल इसका प्रोडक्ट का, मतलब 2 मोल्स आपके पास प्रोडक्ट्स के आ रहे हैं। और दूसरा वो ये बता रहे हैं ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब इसको हीट एनर्जी मिलेगी, इस साइड पे हीट एनर्जी प्लस होगी तो ये हमारे पास रिएक्शन चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब तब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में जाएगा जब आप इसको हीट दोगे। कीपिंग इन व्यू दी फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, कहते हैं ये मैंने आपको बातें बता दी हैं। पहली बात कि ये आपके पास 1 मोल है, ये 2 मोल्स में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा ये एंडोथर्मिक है, इसको हीट एनर्जी दोगे तो ये कन्वर्ट होगा इन प्रोडक्ट्स में। कहते हैं आप बताओ अगर रिएक्शन को कंप्रेस कर दिया जाए, कंप्रेस करने का मतलब है प्रेशर बढ़ा दिया जाए, और प्रेशर बढ़ाने का हमने पढ़ा था कि रिएक्शन हमेशा हाई मोल से लो मोल्स की तरफ चलता है।
तो हाई मोल्स यहाँ पे है ना, प्रोडक्ट से 2 मोल्स बन रहे हैं, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगी ये 2 मोल्स प्रेस हो जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स आपस में आ जाएंगे नजदीक, तो आपको ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आगे कहते हैं व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड दी क्लोरीन गैस, मुझे क्लोरीन गैस ऐड कर दोगे, प्रोडक्ट ऐड कर दोगे, तो कंसंट्रेशन उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो क्लोरीन ज्यादा हमारे पास रिएक्ट करना शुरू हो जाएगी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तो ये भी हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ा दो, मैंने कहा है टेम्परेचर बढ़ा दो, ये एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ा दो मतलब आप इसको एनर्जी दे रहे होगे, तो ऑफकोर्स इसको एनर्जी मिलेगी, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो पहले 2 केसेस में वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तीसरे में वो बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को बता रहा है कि अगर प्रेशर कंप्रेस करेंगे तो वो हायर मोल्स से लो मोल्स की तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और वो मूव करेगा ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स से लेस मोल्स की तरफ, तो ज्यादा नंबर प्रोडक्ट्स के ज्यादा है, मतलब यहाँ पे 2 मोल्स है, यहाँ पे 1 मोल है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और दूसरा वो कह रहा है कि अगर आप क्लोरीन को ऐड कर दो, बच्चे क्लोरीन को ऐड करोगे तो हमारे पास कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की, तो क्लोरीन ज्यादा जो है वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तो आपके पास ये रिएक्टेंट देना शुरू हो जाएगी, तो ये भी क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसके अलावा हमारे पास व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, बच्चे एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसको ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कहते हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज थी। इसके अलावा मजीद देखते हैं हमारे पास कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से बन रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से बन रहे हैं। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ए कैटालिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन, तो जो लास्ट वाला इफेक्ट है उसको अलग से आपने बताना है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, इसके अलावा हाउ डज द चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ये आपने अलग से बताना है, जो टेम्परेचर वाली हेडिंग है वो आपने बतानी है। इसके अलावा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ कैन यू ड्राइव द रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, उसमें हमने देखा था कि आप या तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनके मिकदार कम ज़्यादा कर दें, कोई निकाल दें या ऐड कर लें, इसी तरह से आप प्रोडक्ट्स हैं उसको कम ज़्यादा कर दें, तो वो किस तरह से हमारे पास फॉरवर्ड या बैकवर्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं ये यहाँ से लेके आप इसमें बताएंगे कि अगर रिएक्टेंट्स को निकाल लेंगे या प्रोडक्ट्स को निकाल लेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, किस तरह से वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। आगे हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिक्रीज द टाइम टू अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन योर रिवर्सिबल डायरेक्शन, तो हम कैटालिस्ट ऐड कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसको डिक्रीज करवा सकते। ये देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है वी कैन डिक्रीज द टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम बाय एडिंग द कैटालिस्ट। ठीक है, अब कैटालिस्ट को ऐड करेंगे तो उसको डिक्रीज करवा सकते हैं टाइम। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, आप प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर होता है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो हाई नंबर ऑफ मोल से लो नंबर ऑफ मोल्स की तरफ चलता है। यहाँ पे ये देखिए रिएक्टेंट्स के एक मोल है, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो 2 मोल्स रिएक्टेंट्स के 2 मोल्स ही प्रोडक्ट से बने, तो कोई तो इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल से दोनों सेम है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है देयर इज नो इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। अच्छा, इस टॉपिक के लास्ट पे चैप्टर के अंदर एक एक्सरसाइज गिवन है, कहते हैं द प्रिपरेशन ऑफ एथिल एसीटेट इज कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ थिनर इन पेंट इंडस्ट्री। कहते हैं पेंट इंडस्ट्री में मुझे पेंट को जो गाढ़ा होने से नहीं चीज खोखरी होती तो हम लोग उसमें क्या डाल रहे होते हैं, एथिल एसीटेट डाल रहे होते हैं। एथिल एसीटेट क्या कर रहा होता है, पेंट को गाढ़ा ज्यादा नहीं होने देता, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं दीवारों को पेंट करने के लिए। और ये बनता कैसे, आप इथाइल को एसिटिक एसिड में डाल दो, इथाइल एसीटेट बन जाता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है। कहते हैं एक बात तो ये है कि बेटर डील ले सकते हैं कि आप रिमूव करवा दो वाटर को फ्रॉम द मिक्सचर जैसे वो बने। ठीक है, कहते हैं इसके अलावा कोई एक ऐसा तरीका बताओ जिसके जरिए आप क्या कर सको, पानी को रिमूव करवा सको, कोई बेटर सोल्यूशन बताओ, सजेशन दो। कहते हैं इसका सोल्यूशन यही है कि आप कोई ऐसे सेपरेटिंग फनल इस्तेमाल करो, ठीक है, जिसके कोई मतलब कोई इसमें एजेंट एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड टू रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल्स। बच्चे इसमें एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें पानी नहीं होता। कहते हैं उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल दो तो वो क्या करेगा, पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें से वो पानी अब्जॉर्ब कर लेगा तो बाकी सिर्फ पानी उसमें से रिमूव हो जाएगा। या फिर आप मैग्नीशियम सल्फेट डाल दोगे, तो ये भी एनहाइड्रस होता है, मतलब इसमें पानी नहीं होता, लेकिन जब आप इसको इसमें डालोगे तो वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये आपके पास कंप्लीट टॉपिक था, इसका ऐसा होल भी करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। इसमें आप लेदर से पूछ सकते हैं कि डिस्टर्ब कैसे करवाया जा सकता है, उसमें ये 5
पैरामीटर्स आ जाएंगे। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में कैसे ऑपरेट करवाएंगे, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन ये आ जाएगा, फैक्टर ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, अलहदा से ये आ सकता है, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, और उसका कैटालिस्ट का क्या होता है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जितने शॉर्ट क्वेश्चन ये लॉन्ग से हमने देख लिए हैं, लेकिन स्टिल मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।